डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको काउजेटिव वर्ब्स पार्ट 26 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कंफ्यूजिंग काउजेटिव सेंटेंसेस को देखा था, जिसका अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं और थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग 24 से आगे कुछ कंफ्यूजिंग कॉजेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसका अनुवाद हम लोग सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं और थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर सकते हैं। 24 शिक्षक ने लड़कों से पाठ रटवाया। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट शिक्षक ने के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है लड़कों से और दूसरा है पाठ। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि हम लड़कों से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद काउजेटिव वर्ब्स के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। द टीचर हैड द बॉयज मेमोराइज द लेसन्स या द टीचर गॉट द बॉयज टू मेमोराइज द लेसन्स। इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम अंग्रेजी में पाठ को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। द टीचर हैड द लेसन्स मेमोराइज्ड बाय द बॉयज या द टीचर गॉट द लेसन्स मेमोराइज्ड बाय द बॉयज। 25 तुम उससे बर्तन साफ करवा रहे थे। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुम के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उससे और दूसरा है बर्तन। इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय यदि हम उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब्स के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू आर हैविंग हिम वॉश यूटेंसिल्स या यू आर गेटिंग हिम टू वॉश यूटेंसिल्स। इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम अंग्रेजी में बर्तन को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू आर हैविंग यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय हिम या यू आर गेटिंग यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय हिम। 26 तुम उससे अपराध करवा चुके थे। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उससे और दूसरा है अपराध। जब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं और उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अनुवाद होता है। यू हैड हिम कमिट ए क्राइम या यू हैड गॉट हिम टू कमिट ए क्राइम। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय अपराध को हम अंग्रेजी में पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। यू हैड ए क्राइम कमिटेड बाय हिम या यू हैड गॉट ए क्राइम कमिटेड बाय हिम। 27 लोग दुकानदार से उसकी गलती महसूस करवा चुके थे। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट लोग के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है दुकानदार से और दूसरा है उसकी गलती। यदि इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम लोग दुकानदार को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। पीपल हैड द शॉपकीपर फील हिज मिस्टेक या पीपल हैड गॉट द शॉपकीपर टू फील हिज मिस्टेक। इसी सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय यदि हम उसकी गलती को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। पीपल हैड हिज मिस्टेक फेल्ट बाय द शॉपकीपर या पीपल हैड गॉट हिज मिस्टेक फेल्ट बाय द शॉपकीपर। 28
मैं यह काम अपने नौकर से करवा लूंगा। इस वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे बड़ी बात है सब्जेक्ट मैं के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है यह काम और दूसरा है अपने नौकर से। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय हम यह काम को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग काउजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई शैल गेट दिस वर्क डन बाय माई सर्वेंट या आई शैल हैव दिस वर्क डन बाय माई सर्वेंट। इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि हम अपने नौकर से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई शैल गेट माई सर्वेंट टू डू दिस वर्क या आई शैल हैव माई सर्वेंट डू दिस वर्क। 29 मैं यह पुस्तक उससे लिखवाऊंगा। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है यह पुस्तक और दूसरा है उससे। जब इस सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं और यह पुस्तक को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई शैल गेट दिस बुक रिटन बाय हिम या आई शैल हैव दिस बुक रिटन बाय हिम। यदि इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हम लोग उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। आई शैल हैव हिम राइट दिस लेटर या आई शैल गेट हिम टू राइट दिस लेटर। 30 तुम उन लोगों से क्रिकेट खिलवाओगे। इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उन लोगों से और दूसरा है क्रिकेट। यदि हम अनुवाद करते समय अंग्रेजी में उन लोगों से को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू विल हैव देम प्ले क्रिकेट या यू विल गेट देम टू प्ले क्रिकेट। इसी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि हम क्रिकेट को पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू विल हैव क्रिकेट प्लेड बाय देम या यू विल गेट क्रिकेट प्लेड बाय देम। 31 मैं उन लोगों से नारे लगवाऊंगा। इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा दो ऑब्जेक्ट है, उन लोगों से और नारे। यदि इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय हम लोग उन लोगों से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। आई शैल हैव देम शाउट स्लोगन्स या आई शैल गेट देम टू शाउट स्लोगन्स। इसी सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि हम नारे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। आई शैल हैव स्लोगन्स शाउटेड बाय देम या आई शैल गेट स्लोगन्स शाउटेड बाय देम। 32 तुम उससे तस्वीर बनवाते रहोगे। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट तुम के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उससे और दूसरा है तस्वीर। इसका अनुवाद अंग्रेजी में करते समय यदि उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अनुवाद होगा। यू विल बी हैविंग हिम ड्रॉ ए पिक्चर या यू विल बी गेटिंग हिम टू ड्रॉ ए पिक्चर। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद अंग्रेजी में करते समय हम लोग तस्वीर को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। यू विल बी हैविंग ए पिक्चर ड्रॉन बाय हिम या यू विल बी गेटिंग ए पिक्चर ड्रॉन बाय हिम। 33 मैं मंत्री जी से पत्र लिखवा सकता था।
इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैं के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है मंत्री जी से और दूसरा है पत्र। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय यदि हम लोग पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर इसका अनुवाद होगा आई कुड हैव गॉट ए लेटर रिटन बाय द मिनिस्टर या आई कुड हैव हैड ए लेटर रिटन बाय द मिनिस्टर। इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम लोग मंत्री जी से को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है आई कुड हैव गॉट द मिनिस्टर टू राइट ए लेटर या आई कुड हैव हैड द मिनिस्टर राइट ए लेटर। 34 वह यह काम लड़कों से करवा सकता था। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है यह काम और दूसरा है लड़कों से। जब इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में करते हैं और यह काम को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस सेंटेंस का अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है ही कुड हैव गॉट दिस वर्क डन बाय द बॉयज या ही कुड हैव हैड दिस वर्क डन बाय द बॉयज। यदि इसी वाक्य का अनुवाद करते समय लड़कों से को पहला पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है ही कुड हैव गॉट द बॉयज टू डू दिस वर्क या ही कुड हैव हैड द बॉयज डू दिस वर्क। 35 मैंने उससे 10 रुपये दिलवाए। इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट मैंने के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है उससे और दूसरा है 10 रुपये। यदि इस सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उससे को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है आई गॉट हिम टू पे 10 रुपीज या आई हैड हिम पे 10 रुपीज। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय 10 रुपये को पहला पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाया जाता है तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है आई गॉट 10 रुपीज पेड बाय हिम या आई हैड 10 रुपीज पेड बाय हिम। 36 लड़कों ने अतिथियों से व्याख्यान दिलवाया। इस वाक्य में सबसे बड़ी बात है क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट लड़कों ने के अलावा इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है। पहला है अतिथियों से, दूसरा है व्याख्यान। यदि इस सेंटेंस का अनुवाद करते समय अतिथियों से को पहला ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है द बॉयज गॉट द गेस्ट्स टू डिलीवर ए लेक्चर या द बॉयज हैड द गेस्ट्स डिलीवर ए लेक्चर। इसी सेंटेंस का अनुवाद करते समय यदि हम लोग व्याख्यान को पहला पहला ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में बनाएंगे तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा द बॉयज गॉट ए लेक्चर डिलीवर्ड बाय द गेस्ट्स या द बॉयज हैड ए लेक्चर डिलीवर्ड बाय द गेस्ट्स। 37 मैं किरण से पत्र लिखवाता हूं। इस वाक्य में द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट मैं के अलावा दो ऑब्जेक्ट है। पहला है किरण से और दूसरा है पत्र। यदि हम लोग इस वाक्य का अनुवाद करते समय पत्र को पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है आई हैव ए लेटर रिटन बाय किरण या आई गेट ए लेटर रिटन बाय किरण। यदि इसी सेंटेंस में किरण से को पहला पहला ऑब्जेक्ट बनाकर अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है आई हैव किरण राइट ए लेटर या आई गेट किरण टू राइट ए लेटर। 38 इस प्रार्थना पत्र पर अपने कक्षा शिक्षक से हस्ताक्षर करवाओ। यह वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस है
अर्थात कमांड है, अर्थात ऑर्डर है। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं आदेश सूचक वाक्य है। इस वाक्य में एक बात और है, क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट हमेशा आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से गायब रहता है। यदि आप चाहें तो तुम लगाकर बोल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है और दो ऑब्जेक्ट है। पहला है इस प्रार्थना पत्र पर और दूसरा है अपने कक्षा शिक्षक से। हिंदी में लग रहा है कि इस प्रार्थना पत्र पर लगा हुआ है, इसलिए यह ऑब्जेक्ट नहीं है। अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं इस प्रार्थना पत्र को अपने कक्षा शिक्षक से हस्ताक्षर करवाओ। यदि इस सेंटेंस में हम लोग इस प्रार्थना पत्र पर को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। गेट दिस एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय योर क्लास टीचर या हैव दिस एप्लीकेशन फॉर्म साइंड बाय योर क्लास टीचर। यदि इसी सेंटेंस का अनुवाद हम लोग अपने कक्षा शिक्षक से को पहला ऑब्जेक्ट बनाकर करेंगे तो इसका अनुवाद अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। गेट योर क्लास टीचर टू साइन दिस एप्लीकेशन फॉर्म या हैव योर क्लास टीचर साइन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस का अनुवाद कॉजेटिव वर्ब के सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे और कैसे हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। हम लोगों ने देखा किसी भी सेंटेंस में यदि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हो, उस सेंटेंस का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरी भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए बाय बाय।